कहते हैं कुछ कर गुजरने की चाहो तो क्या से क्या नहीं हो सकता। ऐसे ही यूएस में हमारे अशोक जी हैं जो काफ़ी लंबे समय से एनवायरमेंटल को लेकर काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं कंपनीज़ में, और अलग अलग तरह के जर्नल्स को लेकर जो पब्लिश किए हैं। आज हमारे साथ हिंदी गौरव में हैं। आपका स्वागत है अशोक जी। कैसा लगता है आपकी जो शुरुआत कैसे हुई? मेरी शुरुआत, जीवन की शुरुआत, हाँ, मैं देहरादून में मैंने जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं पढ़ाई शुरू की, लेकिन हम लोग काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से थे, तो मैं उस टाइम भी ट्यूशन्स पढ़ाता था अपने क्लास के लड़कों की, लड़कियों की, और इस तरीके से मैं पढ़ा हूँ। स्कॉलरशिप कॉन्स्टेंटली मिले हैं। मैंने देहरादून से बीएससी किया था और उसके बाद आईआईटी कानपुर में 5 इयर्स मैंने किए, रैंकिंग पोजीशन थी। और उसके बाद मैंने 14 साल HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में काम किया। आई वॉज सेलेक्टेड इन द मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो आई वॉज एब्जॉर्ब्ड एट द मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल में जब मेरा हुआ तो वहाँ मैंने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली ग्रो किया। और उसके बाद 14 साल के बाद, क्योंकि मेरे फादर की एक इच्छा थी कि मैं टीचर बनूं, तो मैं सारा राजपाट छोड़ के US चला गया। वहाँ पर्ड्यू से PhD किया। यहाँ जब मैं था मुझे कई अवार्ड्स मिले अपने वर्क के लिए। उनमें से एक अवार्ड जो है, एक पुरस्कार जो है वो बताने लायक है। वो है कि मैं आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू क्वालिटी एक्टिविटीज़ इन इंडिया, दैट वाज, वो दिया गया था सबसे बड़ी जो प्रोफेशनल बॉडी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस ने 1983 में। यहाँ सब न्यूज़पेपर्स में कवर हुआ था। तो उसके बाद फिर मैं इंग्लैंड गया था और वहाँ से मास्टर्स किया। वो भी HAL ने उसको पूरी तरीके से सपोर्ट दिया था। फिर लौट के आके फिर फादर की इच्छा थी कि मैं टीचर बनूं, तो इसलिए मैंने PhD के लिए अप्लाई किया। PhD यहाँ भी हो सकती थी, लेकिन मैंने ये प्रेफर किया कि वेल नोन यूनिवर्सिटीज़, तो मैं पर्ड्यू जो कि ऑपरेशंस के लिए टॉप 3 में आती थी, अब भी आती है, मैंने वहाँ अप्लाई किया और मुझे मिल गया। और उसके बाद फिर मैंने PhD पूरी की। फिर 2 साल मैंने केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, विच इज़ ऑल्सो वर्ल्ड रैंकिंग। फिर मैंने अपना फाइनल जो जगह चुनी वो ग्रैंड वैली स्टेट यूनिवर्सिटी, जो नई यूनिवर्सिटी बन रही थी और बहुत चैलेंजेस थे, एक्रेडिटेशन के चैलेंज थे, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था। तो वहाँ पे फिर मैंने ये टीचिंग यूनिवर्सिटी थी, इसका मतलब रिसर्च काम कम होता था, टीचिंग लोड ज़्यादा था। फिर वहाँ मैंने एक नई स्ट्रेटजी चालू की कि साइड में पेपर लिखता था और टीचिंग भी पूरी करता था। तो वो पेपर जो पब्लिश हुए, सब कुछ पेपर बहुत ही टॉप के जर्नल में, जैसे मैनेजमेंट साइंस, ऑपरेशंस रिसर्च, यूरोपियन जर्नल ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च, उससे मुझे काफ़ी प्रसिद्धि मिली यूनाइटेड स्टेट्स में। और उस करीब 1997 में मैंने एक किताब पढ़ी थी, वो थी कैनिबल एंड फोक्स। वो किताब डॉक्टर एल्किंगटन ने लिखी थी, जिनकी अपनी कंसल्टेंसी सर्विस थी। उनका विचार था कि जिस तरीके से प्लैनेट के रिसोर्सेज गंवाए जा रहे हैं, ख़त्म किए जा रहे हैं,
ये प्लानट 2050 तक भी नहीं चलेगा। और इसके अलावा वो देखते थे कि जितनी भी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो अपने ऑपरेशन से एनवायरनमेंट को डैमेज करती हैं। साथ में उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। लोगों को क्या तकलीफ़ है, मिनिमम वेजेस से भी और कम वेजेस देते थे, लोग जिंदा नहीं रह पा रहे, तो ये कंपनीज प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाई जा रही थी। तो उस टाइम उनकी बुक आई थी, ये जो मैंने अभी बताई। तो उस बुक को पढ़ के मेरा काफ़ी हृदय परिवर्तन हुआ। मैंने फिर अपनी क्लासेस में थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू किया। लेकिन 2007 में जो डिबैकल हुआ, वो कम से कम 7-8 साल, 1997 से 2007 तक काफ़ी लोग कहते थे भाई चेंज करो चेंज करो। लेकिन 2007 में जब फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डिबैकल हुआ, उसके बाद CEOs को ये लगा कि नए तरीके से अब वो आगे बढ़ सकते हैं, नए पैराडाइम कंपटीशन के डेवलप करने पड़ेंगे। तब उन्होंने देखा कि कस्टमर्स आर हंग्री, वो भूखे हैं कि उनको एनवायरमेंटल के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचाया जाए। और US में तो खैर मूवमेंट तो मिड 60s में शुरू हुआ था, जब एक रेचल कार्लसन की किताब आई थी, उसमें उन्होंने एजेंट ऑरेंज के ख़राब साइड बताई थी और वो पेस्टिसाइड्स में यूज़ किया जा रहा था। तो उसके बाद निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन ने EPA एजेंसी बनाई। लेकिन आज तक भी US में काफ़ी रेजिस्टेंस है, विरोध है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि बिजनेस अगर उनके ऊपर ज़्यादा दबाव डाला जाएगा तो फेल हो जाएंगे या उनके प्रॉफिट नहीं होंगे। मेरी रिसर्च ये कहती है कि, और मैं 2 जर्नल का, एक जर्नल का एडिटर हूँ और एक का को एडिटर हूँ। मेरी रिसर्च ये कहती है कि अगर कंपनीज प्लानिंग और थॉटफुलनेस, पूरे समझदारी से अगर वो प्लानिंग करें और compete करें, तो एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और इंडिया में 450 मिलियन, मतलब 45 करोड़ लोग मिडिल क्लास हैं, ये एनवायरमेंटल प्रोडक्ट के भूखे हैं और ये एनवायरमेंट के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन सब को सफ़र कर रहे हैं। तो इंडिया में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रहलाद $13 ट्रिलियन मार्केट है इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट्स का, जहाँ लो एनर्जी लगे और जहाँ पे एनवायरनमेंट कम सफ़र हो। तो पर इंडिया में जागरूकता आई नहीं है। यहाँ के बिजनेस में मैं देखता हूँ ग्रीन वॉशिंग चलती है, लोग काफ़ी कहते हैं हम प्रो एनवायरनमेंट हैं, पर एक्चुअल में सिर्फ प्रॉफिट उनका मोटिव है। भारत सरकार से बात करेंगे इस मामले को लेकर आप क्या? अभी तो खैर मैं अपनी कंपनी सेटअप कर रहा हूँ। इसके गोल्स और मिशन सिर्फ ये हैं कि भारत के हर लेवल पे, बिजनेस हो या पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी या पॉलिटिक्स हो या फिर जनता हो, हर एक को हम पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स दिखाएंगे। बिजनेस को प्रॉफिट कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, जनता को बीमारी कैसे कम की जा सकती है छोटे छोटे तरीकों को यूज़ करके, और गवर्नमेंट को ये दिखाया जाएगा कि ये जितना पैसा ये हेल्थ पे खर्च करते हैं, इस पैसे में कितनी कटौती हो सकती है। ये बड़ा ब्रॉडली मैं बता रहा हूँ, इस सब के बहुत डिटेल्स हैं। तो मैं यहाँ एक कंपनी सेटअप कर रहा हूँ और उस कंपनी का गोल सिर्फ यही है कि एनवायरनमेंट के ख़राब असर ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि अगर आप प्रो एनवायरनमेंट हैं तो उससे आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है, चाहे आप बिजनेस हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या पब्लिक हो। यू कैन चेंज, आप पूरी ज़िंदगी में एक नयापन ला सकते हैं सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें करके। और उदाहरण के लिए हाथ धोने से जितना ये पॉल्यूशन जो हमको बीमारी देता है कम किया जा सकता है, उसका असर एब्सेंटीज़ पे पड़ता है। आप शेविंग करते हैं, अगर पानी बंद कर दें जब आप खाली शेव कर रहे हैं तो 4 गैलन से 1 गैलन पानी आपका खर्च होगा। तो ये चीज़ें जो है, या आप सिर्फ लाइट ही बंद कर दें, या घर ऐसे बनाएं जो एनवायरनमेंट से कंसिस्टेंट है, जिनमें आपने पानी लगाया, हाथ लगाया तो पानी आया, हाथ हटाया तो पानी निकल गया। इन चीज़ों में खर्चा ज़रूर होगा शुरू में, बट लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें सस्ती पड़ेंगी। ये प्रूव हो गया है, लीड बिल्डिंग्स अमेरिका में प्रूव हो गया है कि उनके खर्चे बहुत कम हैं।
यशोक जी के काफ़ी अच्छा प्रयास है आपका। क्या लगता कि और नए जो बदलाव आप जो कह रहे हैं किस तरह से नए आएंगे, क्या क्या नए आपने देखा इसमें? मुझे खुद अभी मेरा प्लानिंग लेवल चल रहा है, पर मुझे लगता है कि कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे टाटा वगैरह हैं, वो खुद ही बहुत प्रो एनवायरनमेंट हैं। तो जब वो ये प्रपोजल्स को सुनेंगे और देखेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पैक्ट आएगा लोगों पे। दूसरी बात मैं जो एम्फसाइज कर रहा हूँ, आज तक कोई ऐसी स्टडी मेरी नज़रों से नहीं गुजरी है जिसमें एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट और हेल्थ इम्प्रूवमेंट का नेक्सस दिखाया गया हो। एक स्टडी उषा गुप्ता ने की थी 2006 में, वो गूगल पे अवेलेबल है। उस स्टडी के हिसाब से अगर एनवायरनमेंट पोल्यूशन 2% घटाया जाए, सिर्फ 2%, 219 से 215 तो जो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वो इतना ज़्यादा उसका लोगों की हेल्थ पे असर होगा कि $220 मिलियन की सेविंग उससे आएगी, जो कि वो कानपुर का ऑलमोस्ट पूरा बिल है हेल्थ का, हॉस्पिटल्स का। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये स्टडी फरीदाबाद में की गई, दिल्ली में की गई, और एक और कोई शहर था, हर जगह रिजल्ट्स यही कह रहे हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं ये। इनमें एनवायरनमेंट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके लोगों की हेल्थ पे जो सिनर्जी लाई जा सकती है, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसकी वैल्यू। दैट विल बी ट्रिमेंडस, बिल्कुल अमेजिंग सिनर्जी होगी। और जब एक फैमिली में 4 लोगों की फैमिली है, चारों खुश हैं, उसकी बात ही अलग है। वो सब मिलके कितने लाइफ एंजॉय करेंगे बजाय एक आदमी बीमार है, और फिर बिजनेस के एब्सेंटीज में फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ उन CEOs को जो कहते हैं कि भाई एनवायरनमेंट की हम केयर करें तो प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने एक GM, मैंने US में एक GM के R&D चीफ से बात की थी। उनको मैंने पूछा था कि आप ये इतनी SUVs बना रहे हैं और इसमें पेट्रोल इतना लगता है, आप क्या समझते हैं कि कस्टमर पे करता रहेगा और ये एनवायरनमेंट भी ख़राब करते हैं? तो उन्होंने मुझे ये कहा था, ये 2006 की बात है, कि डॉक्टर कुमार, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका में कभी भी लोग SUV नहीं यूज़ करेंगे? लेकिन 1 साल बाद GM ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हुआ, क्राइसलर ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हुआ, और ये सब आजकल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इलेक्ट्रिक कार्स पे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं, और compete तभी कर पा रहे हैं जब वो हाइब्रिड कार्स उन्होंने बनानी शुरू की हैं। इन द मीनवाइल टोयोटा ने सबको पीछे छोड़ दिया। तो पॉइंट ये है कि कस्टमर भी जागरूक हो चुका है, सिर्फ उनको ऑफर करने की बात है। कस्टमर रेडी टू कैच दिस बॉल। तो मेरे ख्याल से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं, जो अनंत हैं, अनगिनत हैं, उनको किस तरीके से इस एनर्जी को एक पॉजिटिव सोचे हुए ढंग से लोगों को प्रेजेंट करना है, कैसे प्रोडक्ट्स नए बनाने हैं जिनमें लागत कम हो पर एनवायरमेंटल इफेक्ट ज़्यादा हो और लोगों का भी ख्याल ज़्यादा रखा जाए, बस वही हमारा ध्येय है। मैं तो अपनी पूरी बाकी ज़िंदगी इसी में लगाऊंगा और मैं अब सेटअप कर रहा हूँ अपना, और आप लोग सुनेंगे मेरे से जल्दी ही इस बारे में। तो किस तरह की रूपरेखा बनाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं इंडिया में? अब तो मैंने जैसा कहा, मैं अभी प्लानिंग लेवल पे हूँ, पर कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं जो मैं सोचता हूँ जल्दी असर करेंगे और काफ़ी इम्पैक्ट रखेंगे, वो आप जल्दी उनके बारे में सुनेंगे। उनको मैं कई मीडिया से लोगों के बीच लाऊंगा। वो सब प्लानिंग अभी चल रही है।
मेरे ख्याल से मैं तो हर किसी को अप्रोच करूँगा। मैं उस पॉइंट पे हूँ कि जहाँ पे जो भी मुझे हेल्प करेगा, ये गारंटीड है कि उनका एफर्ट या अगर वो इन्वेस्ट करते हैं बेकार नहीं जाएगा, गारंटीड है। लेकिन मैं हमेशा याद रखूँगा और वो लोग इस मूवमेंट में पूरा साथ देंगे तो वो खुद ही देखेंगे कि उन्हें वो भारत को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और धीरे धीरे मैं तो चाहता हूँ पूरे देश में हर आदमी एक प्रेरणा ले इस मूवमेंट से, बल्कि खुद ही 1000 ऑफ पॉइंट्स ऑफ लाइट का एक पॉइंट ऑफ लाइट बने और इस मैसेज को आगे से आगे बढ़ाए। ये मेरा गोल है। अभी प्लान्स बन रहे हैं इसलिए मैं पूरा रिवील नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप विश्वास रखें बहुत जल्दी आप मेरे सुनेंगे। हिंदी गौरव के लिए क्या कहना चाहेंगे? हिंदी गौरव जिस तरह से आपने देखा, आज हिंदी गौरव ऑफिस बैठे हैं, कैसा लगता है हिंदी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हिंदी गौरव को बहुत बहुत न केवल शुभकामनाएं बल्कि मैं इनको प्रोत्साहन देना चाहूँगा। ये ज़्यादा कंट्रीज़ में भारत से बाहर मेरे ख्याल से पहला अटेम्प्ट है, और जो ये काम कर रहे हैं वो उसकी बहुत दूर तक पहुँच होगी, ये मुझे मालूम है। क्योंकि हर जगह हम देखते हैं एयरलाइंस वगैरह में भी स्पेनिश में लिखेंगे, चाइनीज़ में लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी अपने को पुश करने की कोशिश नहीं की। इस एफर्ट से मैं देखता हूँ कि अब धीरे धीरे अपनी भाषा के बारे में भी जागरूकता आएगी। आप लोगों को शायद मालूम हो कि संस्कृत जो है वो सबसे कंप्लीट लैंग्वेज कही जाती है और हिंदी उसका ही एक छोटा अपभ्रंश है। तो हिंदी भी बहुत संपूर्ण लैंग्वेज है और हमें इसके लिए हर चीज़ करनी चाहिए, लोग समझें कितनी, और हमारे वेदास वगैरह सब लोगों के सामने आएंगे अच्छी तरह, तो इसका महत्व अलग ही होगा और हर जगह भारतवासी बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। और यही मेरी शुभकामनाएं, दुआएं हैं। मैं तो चाहता हूं कि जो मैं कर पाऊंगा वो भी मैं करूंगा हिंदी गौरव के लिए।